ये जो चैप्टर है आपका, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, यानी भारत की झलक। ठीक है, भारत की झलकियां। ओह माय गॉड, एक मिनट मैं इसको एडजस्ट कर दूं, इसका साइज वगैरह। ओके। तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, 3 स्टोरीज इसके अंदर मौजूद हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग और टी फ्रॉम असम। ठीक है, 3 स्टोरीज यहाँ पर मौजूद हैं। अभी फिलहाल एक स्टोरी हम स्टार्ट करेंगे। अ बेकर फ्रॉम गोवा। बिफोर यू रीड, जो एक्टिविटी क्लास में हम डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सी इमेजेस ऑफ पीपल एंड प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री। जब हम अपने कंट्री की बात करते हैं तो आपके दिलो दिमाग में जो लोगों की तस्वीरें उभरती हैं या चीजों के बारे में, तो कैसे उभरती हैं? व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड? जैसे जोया, तुम तो साउथ में भी रह चुकी हो, यहाँ भी नॉर्थ में भी रह रही हो, तो तुम्हें 2 तरह के कल्चर्स का फर्क समझ में आ रहा है। कैन यू नेम सम पॉपुलर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस? आप बता सकते हैं कि उधर क्या है? हैदराबाद में तो वो है, कौन सा वो महल है, उसको क्या कहते हैं, चार मीनार है, इस तरह का टूरिस्ट प्लेस वगैरह। और यहाँ यूपी में बहुत से हैं। और पर्टिकुलर लखनऊ में तो मुझे पता है, और हर जगह अलग अलग है। आपके यहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे श्रावस्ती एक जगह है टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वो भी है ना? तो ये सब चीजें हैं। You may know that apart from the British, the Dutch and the French, the Portuguese have also played a part of history in our country. शायद आपको पता है या नहीं कि ब्रिटिशर्स के अलावा डच, फ्रेंच और पोर्टुगीज ने भी हमारे हमारे कंट्री में आए थे, मौजूद थे। उनकी कुछ निशानियां अभी तक है मौजूद। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्टुगीज इन? फ्रेंच और पोर्टुगल का इन्फ्लुएंस कहाँ दिखाई देता है? ऑब्वियसली उस टाइम पे प्लेन्स तो थे नहीं, एयरप्लेन्स नहीं थे, तो शिप से ही लोग आते जाते थे, पानी वाले जहाजों से। और वो जहाँ पे रुकते थे तो वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर, जाहिर सी बात है, पोर्ट, सी पोर्ट पे। तो सी पोर्ट यानी कि जो इंडिया का साउथ हिस्सा है और ईस्ट और वेस्ट का भी कुछ हिस्सा, ठीक है, उन हिस्सों में ज्यादा मूवमेंट हुआ लोगों के आने जाने का। चलिए अब आगे देखते हैं। आपको बता दूं, गोवा एक ऐसी जगह है जहां पर दोनों के पोर्टुगल का असर दिखाई देता है, फ्रेंच असर भी लोगों का। इस तरह का वो गोवा जो पोर्ट था, बहुत खूबसूरत जगह तब भी थी, अभी भी है। तो वहां पर डिफरेंट कल्चर्स के हमें अक्सर चीजें दिखाई देती हैं। तो हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा। Okay, this is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. पेन पोर्ट्रेट क्या है? तो पोर्ट्रेट तो वैसे होता है, जैसे देखिए फोन में आपके पोर्ट्रेट लिखा होता है तो वो फोटो खींचता है। यहाँ पेन पोर्ट्रेट का मतलब उसके बारे में लिखना, जो कुछ लिखा गया है, ठीक है, जो हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, अपनी सोसाइटी में बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस था उसका। ओके, देखते हैं क्या उसमें है स्टोरी में। ठीक है, तो reminiscing nostalgically, thinking fondly of the past। reminiscing मतलब पिछली बातें याद करना, nostalgically, fondly मतलब एकदम ऐसे जैसे कि नॉस्टैल्जिया क्रिएट हो गया हो, उसके बारे में आप देख रहे हो, ऐसे आप बयान करते हैं, तब नॉस्टैल्जिकली कहते हैं। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days। उस जमाने में पोर्टुगल वाले जब वहां पे रहते थे, पोर्टुगल से आए हुए लोग, उस जमाने में बहुत सी चीजें अच्छी रही होंगी जो इनके एल्डर, राइटर के एल्डर सुनाया करते थे। द पोर्टुगल एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। पोर्टुगीज के बारे में भी बात करते थे कि वो लोग कैसे थे, और उनका फेमस
ब्रेड का जो लोव्स ऑफ ब्रेड, समझ रहे हैं, ब्रेड का टुकड़ा, लोफ, उसके बारे में बात करते थे। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. Eaters of loaves, bread eaters यानी उसके कस्टमर्स तो खत्म हो गए, गायब हो गए। जरूरी नहीं कि मर ही गए हो, उस जगह को छोड़ के कहीं और भी जा सकते हैं। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन ब्रेड बनाने वाले आज तक वहां मौजूद हैं। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. ये सब के सब हमारे बीच में अभी तक कौन कौन से मिक्सर्स यानी जो उसके लिए आटा तैयार करते थे, मोल्डर्स, और जो लोग बेक करते हैं लोव्स को, वो। Those age old time tested furnaces still exist. ठीक है, एज ओल्ड यानी बहुत पुरानी, टाइम टेस्टेड यानी टाइम ने उसके ऊपर सब कुछ कर रखा है, समय के साथ चीजें उसकी मतलब पुरानी होती जाती हैं, वो अभी भी मौजूद है। फर्नेस कहते हैं भट्टी को, आपको पता होगा, बिस्किट वगैरह जो बनाते हैं तो भट्टी होती है, उसमें उसको हीट किया जाता है ना, भूना जाता है, तो वो अभी भी भट्टियां वैसी मौजूद हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, अभी तक जो उसमें आग है, आप कह सकते हैं भट्टी अभी भी यूज में आ रही है। ठीक है, एक्सटिंग्विश्ड मतलब बुझी नहीं है फायर। द थर्ड एंड जिंगल, द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. ठीक है, जो ट्रेडिशनल बेकर था वहां पे, जिसकी बात ये करना चाहता है राइटर, उसके बांस की लाठी, उसका थर्ड यानी जब जमीन पे पड़ेगी तो थर्ड थर्ड आवाज आएगी ना, कट कट। हेराल्डिंग इज अराइवल, हेराल्डिंग मतलब एक तरह से न्यूज देना कि मैं आ गया हूं। कैन स्टिल बी हर्ड, हेराल्डिंग अनाउंसिंग, अनाउंस करना कि मैं आ गया हूं, अभी भी कुछ जगहों पे सुनी जा सकती है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज, क्योंकि वो जिन लोगों ने ये सब कारोबार शुरू किया था उनमें जो फादर हैं वो तो नहीं मौजूद हो सकते, हो सकता ना हो, लेकिन उनके बच्चे अभी भी फैमिली प्रोफेशन को कैरी कर रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर, गोवा में अभी भी उनको पैडर नाम से जाना जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, बचपन की बात बता रहा है राइटर, जब वो गोवा में था, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, और बेकर क्या था, हमारा दोस्त हुआ करता था, कंपेनियन था, गाइड था हमारा। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, कम से कम दिन में 2 बार जरूर आता था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, पहली बार कब आता था, जब वो शुरुआत करता था अपने सफर की सेलिंग राउंड में। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टीइंग हिज ह्यूज बास्केट, और तब वो कब आता था दोबारा, जब रिटर्न होता था अपनी बास्केट, बड़ी सी बास्केट को खाली करके। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. The jingling third उसके बैम्बू की थी, जिंगलिंग मतलब एक रिदम था उसमें, तो बैम्बू हमें सुबह जगा देता था, उसके बैम्बू की जो आवाज थी, और हम दौड़ करके उससे मिलने और उसे ग्रीट करने जाते थे। Why was it so? क्यों ऐसा करते थे? Was it for the love of the loaf? Was it for the love of the loaf? क्या हमें कोई लालच था कि वो हमें लोफ दे देगा? Not at all. The loaves were brought by some Pescine or Bestine, the maid servant of the house. क्योंकि जो लोव्स थे वो तो खरीदे जाते थे कुछ पेस्काइन या बेस्टाइन, द मेड सर्वेंट जो थी हाउस की, उनके जरिए। What we longed for were those bread bangles
which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of a special make. हमें क्या अच्छा लगता था, जो ब्रेड बनी तो उसके जो गोल गोल कटे हुए हिस्से होते थे, ठीक है, गोल गोल बेक किए हुए, और केक बनाए तो जो गोल बचा वो सब, वो कभी कभी तो मतलब वो बहुत अच्छे हुआ करते थे, मीठे हुआ करते थे, किसी ने ऑर्डर दिया तो उस तरह से बनाया गया। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जैंग जैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बो स्टाफ। बैम्बो स्टाफ मतलब जो लाठी थी उसके अंदर खास तरीके से बनाई थी उसने, तो जैंग जैंग आवाज आती थी। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। दूसरे हाथ से बैम्बू को, बांस को जमीन पर बैंग करता हुआ। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. ये जो क्या करता था, पहले तो जो घर की औरत उसको उसने गुड मॉर्निंग कहता होगा, फिर उस बैम्बू पे क्या करता था, अपनी बास्केट टिका देता था। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. हम बच्चों को तो एक छोटा मोटा रिब्यूक, एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, स्कोल्डिंग, थोड़ा सा हल्की सी झिड़की दे करके किनारे किया जाता था और सर्वेंट्स को लोव्स, ब्रेड के लोव्स डिलीवर किए जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, हमें झिड़कने के बावजूद भी हम हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइम अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट। हम लोग कहाँ थोड़ा सा ऊंची जगह पे, बेंच पे या पैरापेट, थोड़ी ऊंची जगह पे चढ़ करके झांक के देखते थे बास्केट में। Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves. किसी तरह से मेरे जहन में आज भी वो टिपिकल खास खुशबू उन लोव्स की बसी हुई है। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। लोव्स जो थे ब्रेड के वो तो एल्डर्स के लिए, उसी की जो बैंगल्स गोल गोल शेप थे वो चिल्ड्रन के लिए। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. तो हमें इसकी भी जरूरत नहीं लगती थी कि हम अपने दांत ठीक से साफ कर लें या ब्रश कर लें या फिर मुंह धो लें। एंड वाई शुड बी, करें भी क्यों? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। अब इतनी मुसीबत कौन उठाएगा, कौन लेके आएगा मैंगो लीफ को तोड़ के लाओ फिर उससे ब्रश करो, आम की पत्ती से। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ। क्या सोचता था मैं, टाइगर भी तो अपने ब्रश नहीं करता है टीथ को। हॉट टी could wash and clean up everything so nicely after all. जो गर्म चाय हम पियेंगे उससे सब कुछ अच्छी तरह से क्लीन अप हो जाएगा, ऐसा हम सोचते थे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। What are the elders in Goa nostalgic about? They were nostalgic about good old Portuguese and especially the bread makers, I think so. ये क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा स्टोरी को और आगे चलने देते हैं। ओके, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल। जो मैरिज गिफ्ट थे, शादियों में जो गिफ्ट दिए जाते थे वो तो मीनिंगलेस होते थे जब तक कि उसके अंदर मीठी ब्रेड, मीठी रोटी जिसको बोल कहते थे, वो ना एड अप हो। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। जाहिर सी बात है ये उसी तरह का था, बोल अगर उसमें ना रखी हो तो मतलब क्या होगा, ये वैसे ही है कि बगैर रोटी के आपने कोई पार्टी सेलिब्रेट की। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। नहीं मतलब नॉट इनफ कैन बी सेड, बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस तरह से कोई बेकर गांव के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। अब जो लेडी ऑफ द हाउस, घर की औरत बड़ी होती थी, उसको क्या करना पड़ता था, क्या तैयार करती थी, सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स। अब भाई अपनी बेटी की एंगेजमेंट है तो वहां पर
केक्स एंड बोलिनास, बोलिनास, ये याद रखिएगा, ये नाम है। आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। भाई घर में डॉटर की एंगेजमेंट है तो वहां पर सैंडविचेस बनाना था, उसको बनाने होते थे। केक्स और बोलिनास ये क्रिसमस के लिए मस्त थे और दूसरे फेस्टिवल्स की तरह। Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. बेकर की भट्टी गांव में होना निहायत ही जरूरी था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। ओके, द बेकर और ब्रेड सेलर of those days had a peculiar dress known as kabal. क्या था? कबल। Just wait a bit. उस वक्त जो बेकर्स या ब्रेड सेलर्स होते थे उनकी एक स्पेशल ड्रेस हुआ करती थी और उस ड्रेस का नाम कबाल था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये एक सिंगल पीस की बड़ी सी फ्रॉक शेप में जो नीचे घुटने तक जाता था वो। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बास्केट बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड अ ट्राउजर्स व्हिच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। तो समथिंग लाइक बरमूडा की तरह। अभी आप समझ सकते हैं कि चाहे हमने बचपन में देखा कि बेकर्स एक शर्ट पहनते थे और ट्राउजर्स पहनते थे। ट्राउजर्स कितनी बहुत लंबी नहीं होती थी, एंकल से ऊपर, ठीक है, एड़ी से थोड़ा ऊपर तक, ठीक है। हाफ पैंट से बड़ी और फुल लेंथ से छोटी। इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट व्हिच रीचेस just below the knees invites the comment that he is dressed like a pharaoh. अगर आज भी कोई उस जगह पे कोई उस तरह की ड्रेस पहने दिखता है तो उसको कहते थे कि कमेंट किया जाता है उस पे कि लग रहा है पेटर की तरह पहने हुए ये कपड़े। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। अक्सर क्या करता था बेकर, महीने के आखिर में पैसों का हिसाब किताब करता था। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। किसी दीवार पे पूरे महीने का हिसाब पेंसिल से लिखा जाता था। ओके, बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। बेकिंग जो था उस जमाने में, पुराने जमाने में फायदे का बिजनेस था, काम था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। बेकर और उसकी फैमिली तो कभी भूख से नहीं मरते थे। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। उसके वो उसकी फैमिली और जो नौकर थे वो सब के सब खुश और अच्छे से दिखाई देते थे कि अच्छे दिन इनके पास है। ठीक है। देयर प्लम्प फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। उनकी प्लम्प फिजिक यानी बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप मजबूत फिजिक यही बताती थी उनका कि एक मतलब गवाह थी कि ये सब अच्छे हालात में रह रहे हैं। Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. जैकफ्रूट कटहल की तरह किसी की फिजिक दिखे अगर तो आप समझ लीजिए कि वो बेकर बेकर से ही कंपेयर किया जाएगा। प्लम्प फिजिक यानी प्लीजेंटली फैट बॉडी। प्लम्प का मतलब क्या हुआ? मोटा तोंद निकला हुआ फैमिली आदमी। ठीक है, इस बात की निशानी होती है कि भाई इसके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। क्यों? ओके